तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत अपने AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके करीबन 15,000 करोड़ रुपया मतलब करीब करीब 1.8 बिलियन डॉलर खर्चा करने जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो खर्चा है ये अब तक के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में सबसे कम खर्चा है, जिससे कि AMCA एयरक्राफ्ट आने वाले समय में दुनिया का सबसे सस्ता 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में उभर के आगे आने वाला है। तो वहीं पे दोस्तों जहां पे भारत केवल मात्र 15,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, तो भारत के मुकाबले में करीब करीब 8 गुना से भी अधिक खर्चा असल में और एक फाइटर एयरक्राफ्ट में किया जा रहा है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ब्रिटेन के नेतृत्व में जो एक मल्टीनेशनल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत एक नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट मतलब ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट किया जा रहा है, असल में उसमें भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के मुकाबले में करीबन 8 गुना अधिक मतलब करीब करीब 15 बिलियन डॉलर खर्चा किया जाना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि पहले ब्रिटेन के द्वारा BAE सिस्टम टेम्पेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आगे बढ़ा जा रहा था, जो कि एक 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का कॉन्सेप्ट था। लेकिन बाद में अब इस प्रोजेक्ट में जापान को जोड़ने के बाद इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के नाम दिया गया है, जिसमें ब्रिटेन के साथ जापान और इटली मिलकर काम कर रहा है। और साल 2021 में डिफेंस कमांड पेपर की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया गया था कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्लेटफॉर्म प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और ये इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन के गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक ही ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्लेटफॉर्म के प्रोग्राम में यूके के तरफ से करीब करीब 2 बिलियन पाउंड या फिर कहे तो करीबन 2.5 बिलियन डॉलर खर्चा किया जाना है। हालांकि दोस्तों इसी रिपोर्ट का ये भी दावा है कि असल में ये जो प्रोजेक्ट है इसमें करीबन 12 बिलियन पाउंड या फिर कहे तो 15 बिलियन डॉलर खर्चा किया जाना है। और इसके आगे के जो एलोकेशन है या फिर कहे तो पैसे का जो आवंटन है उसे फाइनेंशियल कमेटी के तरफ से डिसाइड किया जाएगा। इवन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि यूके के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अलग अलग इनिशिएटिव के अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए और एयरक्राफ्टों के अलग अलग एसोसिएटेड इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट के लिए फेज बाय फेज तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट असल में इस तरीके के जो एयरक्राफ्ट है उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी उपयोग किया जाएगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब 1.1 बिलियन पाउंड जो कि करीबन 1.4 बिलियन डॉलर होता है वो असल में फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के अंतर्गत खर्चा किया जाएगा, जबकि इसके अलावा करीब करीब 600 मिलियन पाउंड या फिर कहे तो 750 मिलियन डॉलर को अतिरिक्त टीम टेम्पेस्ट के द्वारा खर्चा किया जाएगा, जो कि इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में यूके का इंडस्ट्रियल पार्टनर है। अब दोस्तों ये जो ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्लेटफॉर्म या फिर कहे तो ब्रिटेन के इनिशिएटिव वाले नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, इसका मकसद है एक 6th जनरेशन के स्टेल्थ सुपीरियर एयरक्राफ्ट को डेवलप करना, जो कि टेक्नोलॉजिकली 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में सुपीरियर होगा और एडवांस होगा, ताकि इन एयरक्राफ्टों का उपयोग करके रॉयल एयरफोर्स मतलब ब्रिटेन की एयरफोर्स अपने बेड़े से यूरोफाइटर टाइफून, इटालियन एयरफोर्स भी अपने बेड़े से यूरोफाइटर टाइफून और जापानीज एयरफोर्स अपने बेड़े से F2 एयरक्राफ्ट मतलब F-16 एयरक्राफ्टों के जापानीज वर्जनों को रिप्लेस कर सके। हालांकि दोस्तों इसी एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में जापान जुड़ने से पहले असल में जापान के द्वारा भी अपने एक सेपरेट ऐसे ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा था, जिसे कि जापान के FX प्रोग्राम कहा जा रहा था। पर अब जापान इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के बाद जापान के जो एक्सपीरियंस है और जापान के जो टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी है उसका उपयोग असल में इस प्रोग्राम में ही ज्वाइंटली किया जाएगा। हालांकि ये जो प्रोग्राम है ये असल में 3 अलग अलग कंट्रियों के कंट्रीब्यूशन के तहत किया जा रहा है, तो इसके जो फंडिंग है वो भी तीनों देशों की तरफ से किया जाएगा, जिससे कि एक तरीके से संपूर्ण फंडिंग का जो जिम्मेदारी है वो भी ब्रिटेन के ऊपर नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि एक समय तक ब्रिटेन ये भी चाहता था कि इस प्रोजेक्ट में भारत जुड़े, और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अनऑफिशियली ब्रिटेन की तरफ से कई बार भारत को इस प्रोजेक्ट में जुड़ने को लेकर अप्रोच किया गया, लेकिन भारत की तरफ से हर बार ब्रिटेन को इसे लेके ना कहा गया। वहीं पे दोस्तों अगर भारत के AMCA एयरक्राफ्टों को ये ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर किया जाए तो AMCA एयरक्राफ्ट एक 5th जनरेशन से अधिक ताकतवर एयरक्राफ्ट है, और इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जा रहा है। पर इन एयरक्राफ्टों के अगर डेवलपमेंट कॉस्ट को भी देखा जाए तो ये केवल मात्र ये ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्लेटफॉर्म जैसे एयरक्राफ्टों के मुकाबले में 8 गुना सस्ता ही नहीं है, बल्कि किसी भी अन्य 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के कॉस्ट के मुकाबले में भी काफी सस्ता है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे ब्रिटेन जैसे देश के द्वारा 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके इतना बड़ा खर्चा करने का तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत अपने AMCA एयरक्राफ्ट के बाद और एक एयरक्राफ्ट को लेके भी अपना तैयारी कर चुका है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इंडिया की इंटरमीडिएट जेट टेनर एयरक्राफ्ट मतलब IJT जो एयरक्राफ्ट है उसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि लंबे समय से डिले होने वाले ये इंटरमीडिएट जेट टेनर प्रोग्राम हाल ही में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक नया प्रयास के अंतर्गत फिर से वापस ट्रैक में आया है। और रिपोर्ट के
मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के रीडिजाइन और अपग्रेडेशन के बाद जहां पे एयरक्राफ्टों का टेस्टिंग चल रहा है तो वहीं पे जल्द ही इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी शुरू किया जा सकता है ताकि इंडियन एयरफोर्स के इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर इन एयरक्राफ्टों के रीडिजाइनिंग के बाद जो कुछ अपेक्षित टेस्टिंग को अंजाम दिया जाना था उस टेस्टिंग को भी किया जा रहा है और जल्द ही इन एयरक्राफ्टों के जो बाकी बचे कुछ डेवलपमेंट ट्रायल है उसे भी समाप्त कर लिया जाएगा। एयरक्राफ्टों के रीडिजाइन के अंतर्गत एयरक्राफ्टों में कई तरीके के बदलाव हुआ है जिनमें एयरक्राफ्टों के टेल सेक्शन के रीडिजाइन से शुरू करके एवियोनिक्स और अन्य सिस्टमों के अपग्रेडेशन तक शामिल है। बेसिकली दोस्तों ये रीडिजाइन एयरक्राफ्टों के कुछ फीचरों के कमी की वजह से किया गया ताकि जो कमी था उसे एड्रेस करने के साथ साथ एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक तैयार किया जा सके। अब दोस्तों देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों का जो प्रोजेक्ट है ये काफी समय पहले शुरू हुआ था और साल 2003 में ही IJT-36 एयरक्राफ्टों ने अपना पहला उड़ान भरा, लेकिन इस दरमियान साल 2016 से साल 2019 के दरमियान इन एयरक्राफ्टों को 3 साल ग्राउंडेड रखा गया था और साल 2019 में एयरक्राफ्टों के कुछ रीडिजाइनिंग के काम के बाद ही इन एयरक्राफ्टों को फिर से फ्लाई किया गया। बेसिकली दोस्तों रीडिजाइनिंग से पहले इन एयरक्राफ्टों का जो सबसे बड़ा कमी था वो था 6 स्पिन ट्रायल और दोस्तों ये ट्रायल दोनों दिशा में ही किया जाना था जो कि पायलट ट्रेनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है और पायलट के सेफ्टी के लिए भी ये चाहिए था और एयरक्राफ्टों के पुराने डिजाइन में ये करना संभव नहीं था या फिर कहे तो ये सेफ नहीं था, जिन कारणों के वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को एक तरीके से ड्रॉप कर दिया गया था और 3 साल के ग्राउंडेड रहने के दरमियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इस खामी को पूरा किया गया। अब दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को काफी एक्सट्रीमली मॉडिफाई किया गया है जिन कारणों के वजह से इन एयरक्राफ्टों के जो डेवलपमेंट ट्रायल है उसे फिर से अंजाम देना जरूरी है और इस डेवलपमेंट ट्रायल में कम से कम एयरक्राफ्टों को 200 सॉर्टीज भरना पड़ेगा और ये 200 सॉर्टीज के लिए कम से कम 5 साल का समय चाहिए और तभी जाके इन एयरक्राफ्टों के जो सेफ्टी बेंचमार्क है उसे पूरा करना संभव है। अब दोस्तों ये जो IJT-36 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट है ये भारत के लिए अति आवश्यक एयरक्राफ्ट है क्योंकि इन्हीं एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से किरण मार्क 1 और किरण मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाना है और आप लोगों को बता दूं कि किरण श्रेणी के जो एयरक्राफ्ट है ये अपने लाइफ स्पैन को साल 2025 तक समाप्त कर लेगा और उसके बाद इन एयरक्राफ्टों को रिटायर करना अति आवश्यक है और इन्हीं कारणों के वजह से उससे पहले IJT-36 एयरक्राफ्टों को भी तैयार करना जरूरी भी है। और दोस्तों एक तरीके से फिलहाल बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए हुए ये एयरक्राफ्ट काफी हद तक इस बार सफल होगा और दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों के इंडक्शन प्लान को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि साल 2026 तक शायद इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इंडक्ट कर लिया जाए और दोस्तों अगर ऐसा सही है तो इन एयरक्राफ्टों को साल 2025 में प्रोडक्शन में ले जाना पड़ेगा। वहीं पे दोस्तों साल 2019 के बाद से अगर ट्रायल को देखा जाए तो साल 2019 में इन एयरक्राफ्टों का टेन फील बदलने के बाद एयरक्राफ्टों को टेस्ट किया गया था और उसके बाद आखिरी बार इसका टेस्ट साल 2022 में किया गया था और इस दरमियान एयरक्राफ्टों ने सफलतापूर्वक 6 टर्न स्पिन को भी कंप्लीट किया था। फिलहाल दोस्तों IJT-36 एयरक्राफ्ट के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जो एयरक्राफ्ट को निर्माण किया गया है उसे ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों का लंबाई 11 मीटर मतलब 36 फीट 1 इंच और विंग स्पैन 10 मीटर मतलब 32 फीट 9 इंच के आसपास है, जबकि इसका हाइट 4.4 मीटर मतलब 14 फीट 5 इंच के आसपास है और विंग एरिया करीबन 17.5 मीटर स्क्वायर मतलब 188 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्ट का ग्रॉस वेट 4250 किलोग्राम है, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5400 किलोग्राम है और फ्यूल कैपेसिटी करीबन 917 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट में एक स्निग्मा इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो करीबन 14.2 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को लेकर दावा किया जाता है कि ये 750 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम रफ्तार मतलब करीबन मार्क 0.70 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जबकि इसका रेंज करीब 1000 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 9000 मीटर या फिर कहे तो 29,500 फीट है। वहीं पे ये एयरक्राफ्ट +7G से लेके -2.5G तक के दबाव झेल सकता है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ऐसे एयरक्राफ्टों में टोटल 5 हार्ड पॉइंट लगाया जा सकता है, जिनमें एक हार्ड पॉइंट अंडर फ्यूसेलाज जबकि 4 हार्ड पॉइंट अंडर विंग हो सकता है, जिसके सहारे करीबन 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करना संभव है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि साल 2026 तक क्या इन एयरक्राफ्टों को बना के इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना संभव हो पाएगा या फिर इन एयरक्राफ्टों को लेके भी और डिले का संभावनाएं है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।